हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में चैप्टर 8 को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इस लेसन को मैंने आज मतलब इसको पहले हाईलाइट किया था ना, तो काफ़ी चीज़ों को मैंने देखा है कि जितनी पिछली वीडियोस थी उनसे ज़्यादा मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। और जो इसका टाइटल है वो है खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इसकी जो एक्सरसाइज है उसको भी हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि हर बार हम करते हैं ये चीज़। यहाँ पे देखिए ये एक्सरसाइज दी गई है। मथुरा महत्वपूर्ण केंद्र था, श्रेणी और ये आहत सिक्के, वलय कूप और ये देखिए खाली जगह है। तो इन सब चीज़ों को अभी करना है, तो बड़े ध्यान से पूरे चैप्टर को आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात बन गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस महाद्वीप उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। ठीक है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक है, हलों के फाल हम लोगों ने देखा भी था पिछली वीडियोस में कि हल के फाल उसमें बताया भी गया था। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए आगे है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, चीजें सभी देख लेते क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसमें चीजें। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। रोपाई तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर दिखाए गए ये औजार दिखाए गए। औजारों की सूची में इन चित्रों का नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सड़सी। ठीक है, ये है, ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से देखते हैं। गांव में कौन रहते थे। अब देखिए इसमें काफी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट नहीं की क्योंकि इसका मतलब जो इसकी जो हेडिंग है उसको ही कर दिया यहाँ पे सीधे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि नीचे एक्सरसाइज में इससे पूछा जाएगा। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था। ठीक है, तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी मतलब जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी, ठीक है, बड़े भूस्वामी होते थे, भू मतलब जमीन, ठीक है, को वेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उणवार क्या कहा जाता था, उणवार कहा जाता था। और भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। जो भूमिहीन मजदूर थे उन्हें दास, कैडेसियार और अधिमाई कहलाते थे। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान होता था। ये देश के जो उत्तरी हिस्सा था उसमें गांव का जो प्रधान होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। तो ग्राम प्रधान क्या कहलाता था, ग्राम भोजक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब जो प्रधान है उसी का बेटा अगली बार मतलब वो भोजक बनेगा। यानी कि यह पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो चीज चलती रहे। ठीक है, फिर है उसके आगे। और साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। ठीक है, तो जो भोजकों का ये काम यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद और ये सही से आप लोग पढ़ लीजिए, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके जो नोट्स होंगे उस पर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी चीज़ें, क्योंकि ये एक बार आप इसको मतलब लेसन को पढ़ चुके होंगे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो गृहपति क्या होते थे, स्वतंत्र कृषक होते, मतलब स्वतंत्र भूस्वामी होते थे। ठीक है, इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, अब देखिए प्राचीन तमिल रचनाएं क्या हैं। तमिल रचनाओं के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है कि तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं वो क्या, उसको क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं।
अब है नगर, क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा, विवरण। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। जातक कहानियां का संकलन किसने किया? बौद्ध भिक्षुओं ने। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा, 1 मिनट की है मुश्किल से। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तियों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो चुका। युवक ने माली से कहा अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उसे एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखे उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। ठीक है, बर्तनों के ढेर के। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। ठीक है, मतलब जो कुम्हार था वो बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में था, तो जो यहाँ पत्ते अत्ते उसने इकट्ठा किए थे वो उसने बेच दिए, तो उसके पास पैसा और हो गया। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले को 500 लोगों को पानी पिलाया। घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा तुम्हारे लिए अच्छा इतना अच्छा काम किया, बताओ हमारे लिए इतना अच्छा काम, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उसी व्यापारी ने बताया कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी बिक ना जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़ों के व्यापारी को कहीं से भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इस तरीके से ये अमीर हुआ था। ये यहाँ पे जातक कथा की है एक। ठीक है, अब देखिए प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ही ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए नीचे नीचे ये वाली इसके लिए ये चित्र है, इसके बारे में देखिए। ये चित्र है, इसके बारे में कह रहे हैं ये लोग। इसमें लिखा है कि सांची की मूर्तिकला, यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों से बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। तो देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर डिजाइन बनी हुई है इसमें। अब देखिए ये देखिए लिखा है दिल्ली में मिला वलय कूप, हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न था। तो ये देखिए वलय कूप ये है और इसकी खासियत क्या है नीचे हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसा कि तुम ऊपर चित्र में देख रहे हो कि अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप घुसलखाने नहीं, ये नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण वे ज्यादा समय तक ना टिक पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इसकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों में के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा पता चलता है कि ऐसा ही विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लिखा है बेरिगाजा, भरूच यूनानी नाम की कहानी। बेरिगाजा का मतलब होता है भरूच। ठीक है, भरूच भरूच जो है उसका यूनानी नाम है बेरिगाजा। बेरिगाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ले जा सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं? ठीक है, आहत सिक्के। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के लपेटे कोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था बल्कि इन पर कुछ चिन्ह चिन्ह थप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। सिक्कों के बारे में देखिए, पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले।
इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के सिक्के कहा जाता है। तो चांदी और तांबे को आहत करके बनाया जाता था। तो ये याद रखना आपको, चांदी और तांबा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अनेक गतिविधियों के केंद्र। ठीक है, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह मथुरा के बारे में कहा जा रहा है। ये देखिए मथुरा है, मथुरा के बारे में, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। ठीक है, बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा में अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए शिल्पकार था। पहले इसको देख लेते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह बनाने वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इन बर्तनों को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। ठीक है, उत्तरी काले चमके पात्र। ठीक है, अब शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप में उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ा का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, संघ बनाने लगे थे लोग, तो उसे क्या कहते थे? श्रेणी। ठीक, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना या तैयार माल का वितरण करना था। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उन्हें मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक है, तो जो श्रेणी है, इससे संबंधित लोग कौन थे? शिल्पकार या व्यापारी। सूत कातने और बुनने के नियम देखते हैं, इसमें कुछ खास है कि नहीं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन की पेड़ों, छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को भी लगाया जा सकता था। ठीक है, इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना होता था, मतलब भत्ता दिया, मतलब जो पैसा दिया जाता था या फिर जो भी दिया जाता हो उस समय। ठीक है, महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था। मतलब तड़के मतलब सुबह सुबह, बहुत सुबह। ठीक है, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। बड़ी भयंकर सजा होती थी। सूक्ष्म निरीक्षक अरिकामेडु। ठीक है, शायद इस साल का पीसीएस या आईएएस के पेपर में किसी में ये इससे संबंधित ये क्वेश्चन आया है कि अरिकामेडु कहाँ स्थित है या क्या है। तो पुडुचेरी के लिए उसमें पुडुचेरी ऑप्शन में था। पता नहीं इस साल का है कि 1-2 साल पुराना है। मतलब मैंने पीसीएस के ही पेपर में शायद देखा है। मानचित्र 7 में अरिकामेडु पुडुचेरी में। ठीक है, रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। ठीक है, अरिकामेडु और 88 में रोम के बारे में, दोनों के बारे में कहा गया है। मानचित्र 7 में 105 में और जो पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से
1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, ठीक है, जिसको अब जो अब पन्डिचेरी में है, ठीक है। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे, साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे, एरेटाइन ठीक जैसे लगे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, ठीक है, जो संभवतः कपड़े की रंगाई की पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये देखिए, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ये देखिए, ये पत्थर ऐसे हैं, ठीक है। अन्यत्र में देखिए, रोम को ढूंढो, यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक है। रोम के बारे में कहा जाए, इटली की बात कर रहे हैं। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद में शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए। इनके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था, ठीक है। इस तरह से देखिए, आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें। खाली जगह के लिए देखिए, तमिल में बड़े भूस्वामी को कहते थे, क्या कहते थे? वेल्लला। क्या कहते थे? वेल्लला, ठीक है। वे और फिर आधा ला, फिर पूरा ला, फिर ठीक है, वेल्लला, ठीक है। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः फिर खाली जगह द्वारा खेती की जाती थी। तो किसके द्वारा? दासों और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। जो ग्राम भोजक थे वो अपने दास और मजदूरों द्वारा खेती करवाते थे। तमिल में हलवाहे को क्या कहते थे? उड़वार। उड़ सॉरी उड़वार, ठीक। हलवाहे को तमिल में हलवा हो गया। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र भूस्वामी होते थे, ठीक है, स्वतंत्र भूस्वामी होते थे। अब यहाँ पे देखिए, सही जवाब ढूंढो। क्वेश्चन आंसर को छोड़ते हैं, बाकी चीजें कर लेते हैं। वलय कूपों का उपयोग अभी हम लोगों ने कहा था जल निकास के लिए किया जाता था। आहत सिक्के चांदी और तांबे से बनाए जाते थे, तो इसमें चांदी ऑप्शन है, तो चांदी होगा। मथुरा महत्वपूर्ण था किस लिए? धार्मिक केंद्र था, ठीक है, धार्मिक केंद्र था। श्रेणी श्रेणी में कौन 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 लोग आते थे? श्रेणी के अंतर्गत कौन किसके लिए होता था? वो था शिल्पकार और व्यापारी। तो इसमें शिल्पकार है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 8। इसके बाद 2 चैप्टर और हैं आपके, शायद 2 या 3, शायद 2 ही हैं। और फिर आपकी 6 क्लास की कंप्लीट हो जाएगी, फिर 7th स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको जैसी भी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।